Hello everyone, welcome to the Thasu and welcome to our favorite daily news and editorial analysis because we do both, right? So here we are going to cover a lot many topics. So first of all, I will let you know that what all topics we are going to cover, कौन सी चीजें जो है हम cover करने वाले हैं. So this is being presented by me. My name is Khushbu. So the very first one is the table of contents. तो क्या क्या चीजें हम cover करेंगे? तो obviously हमारा सबसे पहला प्यारा सा टॉपिक जो होगा वो चंद्रयान 3 है. So India lights up the dark side of the moon. So this is we are on the moon. We are over the moon. So this is we are on the moon. So this is what we are going to do. So congratulations all over again. The second one is the UK-India relationship is alive with opportunity. ये हमारा editorial का portion है कि तो UK-India के relationship के basically भी G20 summit होने वाला है तो उसी से related है यहाँ पर. Can AI be ethical and moral? Moral बहुत ही अच्छी topic है तो हम इसके बारे में जानेंगे. Both of them ये दोनों ही editorial में से ही हैं. Next आता है implementing a car safety program. तो कार सेफ्टी प्रोग्राम से रिलेटेड है भारत एनकैप. ये हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट है, इसको हम जानेंगे. फिर आता है अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल टेस्ट फायर्ड फ्रॉम तेजस इन टेक्स्ट बुक लॉन्च. अब यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे. ये हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप के चीज़ों पे जो है क्वेश्चंस फ्रेम कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रपोजेस बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर. तो बोर्ड एग्जाम जो है 2 बार 1 साल में करने के लिए है. तो इसमें क्या क्या चेंजेस करने की बात हो रही है, एग्जाम पैटर्न, बुक्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे. बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन हमारा सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर और यू कैन से बेस फाउंडेशन में जो भी चीज़ें डालते हो उसमें से एक एजुकेशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. तो इसको हम कवर करेंगे. एंड अभी हाल फिलहाल में हमने देखा ही था कि एजुकेशन जो है वो स्टेट लिस्ट में डालने के लिए. नेक्स्ट है व्हाट नेक्स्ट फॉर इसरो आफ्टर चंद्रयान 3 मिशन. अब चंद्रयान 3 मिशन तो हो गया, ठीक है, सेफली साउंडली वहाँ पे जो है उसको लैंड करा दिया गया है. आगे का जो चीज़ है दैट विल हैपन. बट इसके बाद क्या, अब आगे क्या है, ओके तो वो हम जानेंगे. तो सबसे पहले क्या है, द मून इज इंडियन नाउ. दो ये भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, द मून इज इंडियन. सो यहाँ पे कल जो है शाम 6:04 पे हम फाइनली मून पे लैंड कर गए ना. ऐसा लग रहा है कि आई एम ऑल्सो देयर. अच्छा लग रहा है देखने में दैट वी आर देयर. एंड यहाँ पर चंद्रयान 3 जो है वो कहाँ पे, मून के साउथ पोलर रीजन जो है वहाँ पे जा कर के ये लैंड किया है. ये जो साउथ पोलर रीजन है ये बहुत ही मतलब एक इंटरेस्ट है साइंटिस्ट्स का वहाँ पर. एंड उसका सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट है, मतलब जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है लोगों का, साइंटिस्ट का वहाँ पे, सो दैट इज़ दी वाटर. क्योंकि सूर्य की किरणों का एक्चुअली फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर, उस हिसाब से डायरेक्टली उतना नहीं आता है. तो इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे वाटर का प्रेजेंस जो है वो हमको मिले. और वाटर का प्रेजेंस अगर वहाँ पे है, पानी है वहाँ पे, उसकी मौजूदगी कंफर्म, एकदम सब्सटैंशियली कंफर्म हो जाती है. तो जीवन जो है वहाँ पे, लाइफ की उत्पत्ति भी होना इज़ वेरी ऑब्वियस. सो दैट कैन हैपन ओवर देयर. तो वाटर जो है वो उसकी खोज. इसके अलावा क्या है पर्सपेक्टिव साउथ पोल पर जाने का, सो दैट इज़ द मिनरल्स. तो मिनरल्स हम जो हर जगह धरती पे भी लड़ रहे हैं भैया, साउथ चाइना, आर्कटिक ओशन, हर जगह हमारा यही सीन है. एंड हम किस चीज़ की, अभी जो नॉर्थ सी का भी आपने देखा था हाल फिलहाल में एडिटोरियल में, तो वहाँ पे क्या है, ये सारी जगहों पे किस चीज़ की खोज में लोग लगे हुए हैं. एंड क्यों जो इतनी घमा चौक यू नो एक तरीके से 36 का आंकड़ा हर किसी में लगा रहता है. सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज. ओके, तो यहाँ पर भी जो मून पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि यहाँ पे साउथ पोल पे बेसिकली लोग फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द रिसोर्सेज ओवर देयर. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. एंड इसके अलावा ये भी ऑब्वियसली बात है कि अब जो है जिस तरीके से हम अपने अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन एक तरीके से हम पहले से वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं. खैर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट ये लैंड होने की वजह से क्या है कि इंडिया का जो एक्चुअली हमारा जो भी
टेक्नोलॉजी है उसको बूस्ट मिलेगा, एंड इसके साथ साथ जो है एक बूस्ट मिलेगा प्राइवेट, ये जो स्पेसक्राफ्ट नहीं होते हैं, प्राइवेट कंपनीज वो भी वेंचर करना जो है वो स्टार्ट करेंगी, एंड इन द नियर फ्यूचर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल एक्चुअली हैपन दैट वी पीपल, अगर आप लोग के पास पैसा है देन डेफिनेटली आप लोग भी जो है जाना चाहेंगे चांद पर, है ना। जब पैसा रहता है तो लोग, अभी हमने कुछ दिन पहले ही एडिटोरियल में, देखो एडिटोरियल से कितना इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो एडिटोरियल में ही हमने ये चीज़ पढ़ा था कि आप लोग के पास जब पैसे बहुत आने शुरू होते हैं तो आप खाने पीने पे उतना खर्चा नहीं करते। इनिशियली जब आता है तो आप खाने पीने पे खर्चा करते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि आप खाने पीने पे उतना खर्चा नहीं करते बल्कि आप दूसरी चीज़ों पे खर्चा करते हैं, ठीक है। लग्जरी हो गई, या फिर कोई चीज़ें जो है वो कलेक्ट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट, घर हो गए, कार हो गए, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, एंड अपनी आरामदायक वाली जो चीज़ें हैं वो काम करना आप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से मटेरियल चीज़ें, भौतिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो जाता है जब आपके पास अच्छा खासा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि इफ़ यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ मनी, इफ़ यू आर हैविंग दैट मच ऑफ मनी, तो आप लोग चाहेंगे कि भाई हम भी जो है मून पे जाए। ये ना गाना नहीं है, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद ले आऊँगा, तो जो लोग हैं लिटरली इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही दिल से लगाएंगे तो जानना पड़ेगा ना चांद लेकर के आने के लिए। खैर चलिए, तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा सर्क्यूलेट हुई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की, अगर आप लोगों को याद है, एलीट क्लब, स्पेस क्लब, और इस तरीके से जो है इंडिया को यहाँ पर किस तरीके से शो किया गया था विद द काऊ एंड द इंडियन मैन, यू कैन सी। हाँ भाई, हमने यही काऊ और यही इंडिया जो है आज जा कर के एलीट क्लब में बैठा हुआ है, और वो एलीट क्लब वाले जो है वो बाहर है। ये तो खैर जो 104 जो सैटेलाइट्स लॉन्च हुए थे इंडिया ने किए थे, इसरो ने, तो उसके ऊपर था, लेकिन फिर से जो है ये चीज़ अप्लाई होती है। हम आगे बढ़े उससे पहले ये इमेज आई गेस आप सभी को याद होगा, चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तो ओके, तो किस तरीके से जो इसरो चीफ थे वो बहुत ज़्यादा ये चंद्रयान 2 को जो लीड कर रहे थे वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, इतना रो रहे थे, लेकिन अब जो है वही चेहरा अब मुस्कुरा रहा है। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है। तो ये अंधेरा था 2019 का, जिसका उजाला जो है वो ये चंद्रयान 3 को हमने लैंड करके दिखा दिया है कि इसी तरीके से आपके ज़िंदगी भी होती है और इसी तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम भी होता है। सेटबैक आएंगे, हो सकता है कभी प्रीलिम्स ना हो, कभी ऐसा होगा कि मेंस भी हो गया एक ही बार में, प्रीलिम्स मेंस दोनों हो गया, इंटरव्यू नहीं हो पाया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, एग्ज़ाम में, तो उन सारी चीज़ों से हार नहीं मानना है, आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, 17 minutes a nation held its breath over here. So this is what it is saying. 17 minutes में जो है किस तरीके से हमने फाइनली जाकर के लैंड किए हैं। तो यहाँ पर जो टाइम एक्चुअली स्टार्ट किए हैं 5:47 से, वहाँ से लेकर के एंड फाइनली 6:04 PM पे जो है हम वहाँ पर लैंड कर गए। दिस इज द विक्रम एंड दिस इज द प्रज्ञान, एंड प्रज्ञान जो है वो बाद में निकलेगा। सो दिस इज व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड। खैर, एंड दिस इज हाउ और एवरी दिन, मतलब पूरा टाइमलाइन है, हर एक मिनट का टाइमलाइन है, हर टाइम में किस तरीके से हुआ, all these things related to, and this actually I showed you yesterday also, happy faces, again the happy faces, right? And this is how Chandrayaan landed finally over the moon. ओके, सो नाउ अभी जो डार्क साइड, बहुत ही अच्छा इसमें जो है इसका हेडिंग दिया हुआ है, इंडिया लाइट्स अप द डार्क साइड ऑफ द मून, विच वी डिड दैट बिफोर। देखो, इंडिया जो है पहली ऐसी कंट्री है जो कि मून के साउथ पोल पे जाकर के लैंड करी है, लेकिन बाकी पहले इतने सारे पावर्स हैं, यूएस, यूके, चाइना, रशिया, जापान, बहुत सारे हैं, लेकिन वो लैंड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। मून पे हम 4th हैं, बट ऐसे साउथ पोल पे वी आर द फर्स्ट वन, एंड स्पेसिफिकली एक बार में काम किया, एकदम धाकड़ काम किया, ऐसे जगह पे झंडा अपना हमने देश का लगाया जहाँ पर किसी का भी कोई पहुँच नहीं थी। खैर, इसके अलावा इसमें एज सच जो है उतना कुछ खास है नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक।
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF प्रपोजेस बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार जो है बोर्ड एग्जाम्स क्रिएट करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर इनका मेन फोकस, इनका मेन पॉइंट ये है कि आप जब पढ़ाते हो बच्चों को तो कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी टेस्ट ले लिया जाए, सो दैट एक बार में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है उनको कवर करने वाला चीज़ यहाँ पर ना करें। सो दिस इज व्हाट इज द basic funda over here. So when it comes to this, ये जो national, ये जो NCERT है जो कि हमको भी पढ़ना पड़ता है फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पस, सो इट रिलीज द फाइनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दैट इज NCF इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो NEP 2020 के हिसाब से इन्होंने जो है अपनी फाइनली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो सामने पेश कर दिए हैं। NCF गाइड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लासेस 3 to 12। यहाँ पे क्लास 6 3rd से लेकर के 12th तक का इन्होंने CBSE के अंडर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो है अपने फॉर्मूले बताया कि किस तरीके से क्या करना है एंड ऑल, विच वी विल बी सीइंग इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। सो दिस इज व्हाट दे हैव पॉइंटेड आउट। चेंजेस की अगर बात करें लैंग्वेज में, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि क्लासेस 9 एंड 10th स्टूडेंट्स जो हैं ये लोग पढ़ेंगे 3 लैंग्वेजेस, ठीक है। क्लासेस 9 एंड 10 के 3 लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, जिसमें कम से कम 2 लैंग्वेजेस जो हैं वो इंडियन होंगी, यानी 2 भाषाएं जो हैं वो कौन सी होंगी, अपने भारतीय जो भाषाएं हैं इंडियन लैंग्वेजेस होंगी। क्लासेस 11 एंड 12 के जो स्टूडेंट्स हैं ये 2 लैंग्वेज लर्न करेंगे, जिसमें कि एक जो होगा वो इंडियन लैंग्वेज होगा। दीज आर द कंपल्सरी काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो एक जो है वो क्या होगा, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन ओरिजिन की होगी तो इंडियन लैंग्वेज। तो NCF एम्स फॉर द स्टूडेंट्स टू अचीव अ लिटरली लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक कैपेसिटी इन वन इंडियन लैंग्वेज। तो इनका मेन फोकस क्या है कि एक इंडियन भाषा ऐसी, बच्चे जो हैं कम से कम एक ऐसी इंडियन भाषा जो है उसके ऊपर उनकी अच्छी खासी पकड़ हो। तो वही पॉइंट जो है इनका मेन फोकस है, एक लैंग्वेज तो कम से कम उनको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात करी गई है कि जो बोर्ड एग्जाम्स है वो कह रहे हैं कि इसको 2 बार, एक साल में जो है इसको 2 बार का लाने की कोशिश कर रहे हैं विद द बेस्ट स्कोर बीइंग रिटेन्ड। अब उसमें से बेस्ट स्कोर जो होगा उसको ये लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जनरली तो हम सभी लोग स्कूल में पढ़े ही हैं, तो ऑब्वियस बात है कि तो जनरली एक्चुअली होता क्या है कि जो पहला सेमेस्टर मतलब पहला जो होगा बोर्ड एग्जाम, उसमें ऑब्वियस बात है कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे। बाद वाले जो चैप्टर्स होते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो उसमें जो है थोड़े कम मार्क्स आते हैं। जनरली दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। खैर, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका सेकेंड में आया है बेस्ट मार्क्स तो उसको रिटेन किया जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, या फर्स्ट में आया तो उस हिसाब से। अब इसमें क्या होगा, दिस विल एनहांसिंग द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट विल बी रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स ऑल्सो। स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा और इसके साथ साथ जो है वो मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो इस वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर किसी तरीके का कोई जो उस हिसाब का प्रेशर है वो नहीं होगा। एंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो सुइसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एग्जाम प्रेशर। जस्ट इमेजिन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम के प्रेशर की वजह से, स्कूल के एग्जाम की प्रेशर की वजह से जो है दे आर कमिटिंग सुसाइड। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुडंट हैपन। उनको पढ़ाई का प्रेशर उस हिसाब से हमको नहीं देना है। ओके, अब करिकुलम स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट ग्रुप्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं क्लासेस 9 एंड 10 दे हैव इंक्रीज्ड टू 7 सब्जेक्ट्स जो होंगे उनके कंपलसरी होंगे। 11 एंड 12 के लिए 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पर कंपलसरी कर दिए गए हैं। एनसीए ग्रुप्स जो एनसीए ने है यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में रखा है। एक है आर्ट एजुकेशन, दूसरा है फिजिकल एजुकेशन एंड यहाँ पर तीसरा क्या, अच्छा यहाँ पे पहला जो है आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड द इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, ठीक है। तीसरा आता है साइंस, मैथमेटिक्स एंड द कंप्यूटेशनल थिंकिंग। पे इन्होंने बेसिकली 3 मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं जो ऑप्शनल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में रखा है। आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन,
एंड दी वोकेशनल एजुकेशन, ध्यान में रखिए। उसके बाद जो दूसरा है दैट इज द सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड द इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। तीसरा पार्ट है साइंस, मैथ्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, दैट इज द कंप्यूटर्स। ओके, so this is how they have actually grouped the subjects. emphasis जो है इनका basically किस चीज के ऊपर emphasize कर रहे हैं ये लोग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस के ऊपर ये ज्यादा कर रहे हैं। द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स दैट व्हाटएवर यू वांट टू चूज, जो भी सब्जेक्ट आपको चूज करना है उसके हिसाब से आप आगे अपनी जो स्टडीज है वो कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है और उनके पास अच्छा खासा ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का स्ट्रिक्टली सेपरेशन नहीं है अकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स में। एंड इसकी वजह से क्या होगा कि जो बच्चे हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो वोकेशनल चीजें हैं उसका कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से ये बना सकते हैं। अब बात आती है एनवायरमेंटल एजुकेशन और एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। इसमें जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है इसके ऊपर अच्छा खासा एम्फसाइज किया गया है कि स्कूल के हर एक स्टेज पे एनवायरमेंट रिलेटेड चीज़ें जो है वो बच्चों को बतानी ज़रूरी है। इसके अलावा क्लासेस 6 to 8 में इन्होंने जो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया है इन दी सोशल साइंस करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू 20% ऑफ द लोकल लेवल, 30% of the regional level, 30% of the national level and 20% of the global content। कि जो सोशल स्टडीज है उसमें कंटेंट किस हिसाब से होगा, तो पूरा 100% यहाँ पर इंडियन नहीं होगा, उसमें से 100% वर्ल्ड का भी नहीं दे रहे। यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि 20% वहाँ का लोकल होगा, 30% रीजनल होगा, 30% नेशनल होगा और ये जो 20% है ये ग्लोबल कंटेंट होगी। तो 20, 30, 30, 20, 100 है यहाँ पर आपका। शिफ्ट टू टर्म बेस्ड इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक ही बार में एग्जाम जो ले लेते हो तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो करने के बजाय व्हाट यू कैन डू इज कि आप जो है सेमेस्टर सिस्टम में शिफ्ट करिए या फिर टर्म बेस्ड सिस्टम जो है इवैल्यूएशन वो काम करिए, सो दैट कि बच्चों के लिए भी आसानी हो। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू बी टेस्टेड एज दे कंप्लीट सब्जेक्ट्स, रिड्यूसिंग कंटेंट लोड इन अ सिंगल एग्जामिनेशन। 21st सेंचुरी अलाइंड टेक्स्ट बुक्स। अब ये कह रहे हैं कि जो 3rd क्लास से 12th क्लास तक की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसको इस हिसाब से डिज़ाइन करो कि भाई वो 21वीं सदी की 21st सेंचुरी की बुक्स लगे। तो ऐसा थोड़ी करना है कि भैया आप जो है कब की आज़ादी के टाइम की बुक्स बनी है उसी को फिर जैसे तैसे जो है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आगे की तरफ बढ़ाते जाओ। वी नीड to align with the 21st century need, what actually is needed right now, so we need to figure out that and accordingly the books are supposed to be prepared। okay, books भी है उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। एडुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अस्त्र से रिलेटेड। सो अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल टेस्ट फायर्ड फ्रॉम तेजस इन टेक्स्ट बुक लॉन्च ओवर हियर। तो अस्त्र जो है ये एक इंडिजिनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। विजुअल रेंज में नहीं रहेगा, नाम में मतलब इसी में ही सारी चीजें पता चल। विजुअल रेंज अब इस तरीके से चाहो देखना तो नहीं, ये एयर टू एयर मिसाइल है, तो आसमान में ही एक जगह से दूसरी जगह जो है इसको आप फायर कर सकते हो। एंड दिस हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ऑफ द कोस्ट, तेजस ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा, ठीक है। तो गोवा से जो है इसको फायर किया गया है। द मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 20,000 फीट। अब यहाँ पर क्या पॉइंट किया गया था, दिस इज द बियॉन्ड विजुअल, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है। तो कहाँ पे 20,000 की ऊंचाई पे, 20,000 फीट की ऊंचाई पर जो है इसको फायर किया गया था एक जगह से। तो 20,000 की फीट पे तो आप यहाँ से देख नहीं सकते हो, ठीक है, like that you won't be able to see। so beyond visual range air to air missile, इसका नाम क्या है, अस्त्र, राइट। रिव्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे बाय द एयर चीफ, बाय द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। सो एयर चीफ मार्शल VR Chaudhary, who is the chief of the air staff, he actually reviewed the LCA program at the air headquarters, and this review involved the senior officials from the Ministry of Defense, DRDO, HAL and ADA। खैर ये चीज़ इतनी important नहीं है। Significance and success की बात करें तो यहाँ पर this has been क्लोजली मॉनिटर्ड, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज को आप इस हिसाब से टेस्ट कर रहे हैं तो उसको मॉनिटरिंग तो करते ही हैं, राइट। एंड
दिस हैज़ बीन सीन कि भैया ये जो है वो एक्चुअली सही ढंग से लॉन्च हुआ भी है कि नहीं. द टेस्ट लॉन्च अचीव्ड ऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड वाज कंसीडर्ड अ टेक्स्ट बुक लॉन्च. अस्त्र मिसाइल डिजाइंड फॉर एंगेजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक टारगेट्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको एंगेज मतलब बेसिकली यहाँ पर जो है ये इसको ये एम किया जाए जो खतरनाक मिसाइल्स होते हैं, जो खतरनाक जो भी सुपरसोनिक टारगेट्स हैं उसको बेसिकली टारगेट करने के लिए जो है यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस थिंग. आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? अस्त्र, अस्त्र क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है. किससे फायर हुआ है? दैट इज द तेजस. तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है. ठीक है, सो दैट इज द सीन ओवर हियर. ओके, राइट. अब हमारा आता है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट यहाँ पर, जहां पर कि हम बात करने वाले हैं कार क्रैश की. ठीक है, तो कार क्रैश सेफ्टी रिलेटेड जो चीज है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रोड Transport and Highways has rolled out an indigenous star rating system for crash testing cars, under which the vehicles will be assigned between 1 to 5 stars, indicating their safety in a collision. So यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री, देखिए कार है, सेफ्टी, कार सेफ्टी से रिलेटेड चीज है, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगी. वेरी सिंपल पॉइंट. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है हम ये कह रहे हैं कि इंडिजिनियसली हमने डेवलप किया है अपना खुद का रेटिंग सिस्टम. ठीक है, और इस रेटिंग सिस्टम के बेसिस पे जो है वो उसमें जो पैरामीटर्स होंगे उसके बेसिस पे 1 से लेकर के 5 स्टार्स जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे. ओके, तो ये कौन सा इंडिजिनियस सिस्टम हमने डेवलप किया है? सो दैट इज दी भारत एनकैप. भारत एनकैप क्या है? भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम. तो इसी के बारे में जो है हम यहाँ पर जानने वाले हैं. तो भारत एनकैप क्या है? भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत है. ठीक है, नाउ द भारत एनकैप इज वॉलंटरी. ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रीलिम्स में जो है इसी टाइप के वर्ड्स के साथ गेम किया जाता है. तो वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है. एंड इट इवैल्यूएट्स कार्स नॉमिनेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल्स लेट इन द सून टू बी पब्लिश्ड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. कौन सा? किसका? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 के बेसिस पे, जो कि अभी पब्लिश नहीं हुआ है, उसके बेसिस पे जो है उसी के प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे यहाँ पर इसको जो है वो प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है. पैरामीटर्स और इवैल्यूएशन का जो क्या सिस्टम है भारत एनकैप में, तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये पैसेंजर, याद रखिएगा ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? पैसेंजर व्हीकल्स पे एंड अप टू 8 सीट्स. वो व्हीकल्स जिसमें कि 8 सीटें होती हैं उस पे ये अप्लाई होगा. एंड इसके अलावा जो वेट है वो व्हीकल का, जो गाड़ी है उसकी 3500 यानी 3500 kg से ज़्यादा उसकी वेट नहीं होनी चाहिए. ओके, अब यहाँ पर ये जो रेटिंग है पूरी वो किस चीज़ के बेसिस पे, कौन से पैरामीटर्स? तो 3 पैरामीटर्स हैं. एक है अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के ऊपर है, दूसरा है चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के ऊपर है, और तीसरा है सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर. ठीक है, इन तीनों चीजों के ऊपर है. तो ये रेटिंग किसके ऊपर हो रहा है? अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, यानी कि जो अडल्ट वयस्क लोग हैं, अडल्ट लोग हैं जो कार में हैं, तो उनके लिए किस टाइप का प्रोटेक्शन है? चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, यानी जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनको अगर वो लोग जो हैं वहां पर बैठे हुए हैं कार में, तो अगर किसी तरह कुछ इशू होता है तो वहां पे किस तरीके का प्रोटेक्शन उन लोगों के लिए प्रोवाइडेड है. इसके अलावा उसमें किस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो प्रोवाइडेड है सेफ्टी को लेकर के. तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो रेटिंग दी जाती है. 3 टाइप्स ऑफ कार क्रैश टेस्ट आर यूज फॉर इवैल्यूएशन. 3 टाइप के जो है वो क्रैश टेस्ट होते हैं इस पे इवैल्यूएट करने के लिए. पहला है फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट, फ्रंट से.
दूसरा है साइड इम्पैक्ट टेस्ट, साइड वाला, ठीक है, एंड उसके बाद है पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है, तो पीछे। तो यहाँ पर जो है ये तीन चीजें, तीन के ऊपर जो है यहाँ पे कार क्रैश की टेस्टिंग यहाँ पे करी जाती है। नेक्स्ट, इसमें क्राइटेरिया ऑफ फॉर टेस्टिंग एंड एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो क्या क्राइटेरिया है, इट इज ओनली द बेस मॉडल ऑफ अ वेरिएंट टेस्टेड, ये सिर्फ एक बेस मॉडल है, ओके। अब यहाँ पे इसके अलावा द सर्टन केसेस में नेसेसिटेट द क्रैश टेस्टिंग सच एज अ बेस मॉडल ऑफ अ पॉपुलर वेरिएंट विद अ मिनिमम सेल ऑफ 30,000 यूनिट्स और मॉडल्स रेकमेंडेड फॉर टेस्टिंग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज बेस्ड ऑन मार्केट फीडबैक और पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स। सो उनके बेसिस पे जो है यहाँ पर टेस्टिंग हो सकती है अगर नेसेसिटेट है कि भाई इस टाइप की कार्स का जो ना थोड़ा इशू दिख रहा है, तो वो लेकिन नहीं कराना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट कैन से दिस थिंग कि आप जो है वो टेस्टिंग कराइए अगर वैसा कुछ नेसेसरी आता है सिचुएशन, ठीक है, अदरवाइज दिस इज द वॉलंटरी काइंड ऑफ थिंग। उसके अलावा द एनीथिंग विच इज बीइंग डन बाय द मिनिस्ट्री दैट कैन बी देयर। ऑब्जेक्टिव क्या है भारत एनकैप का, ऑब्वियस सी बात है consumers, so it is to empower consumers to make informed car purchasing decisions by promoting safer vehicles। सरकार जो है वो यहाँ पर रेटिंग दे रही है, तो इस रेटिंग को देख करके आप जो है informed decision जो है वो ले सकते हैं कि ये कार मुझे खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए on that particular basis। India's high road fatality, that is 1.5 lakh deaths annually and is significant economic losses due to road crashes underscore the need for improved vehicle safety over here, and there are lakhs of people who actually lose their life, they die every year, lakhs of people die every year because of this thing only। कार मतलब एक्सीडेंट की वजह से, कार क्रैश की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर मच नीडेड। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं भारत एनकैप की, तो दिस इज बेस्ड ऑन द ग्लोबल एनकैप, ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस्ड है, तो अच्छी बात है। and initiated by the and UK का जो UK based NGO towards, UK based एक NGO है टूवर्ड्स जीरो फाउंडेशन, तो उसके बेसिस पे, तो ग्लोबल एनकैप के बेसिस पे जो है उसके ऊपर ये खरा उतरता है, उसी के ऊपर बेस्ड ये टेस्टिंग है। चैलेंजेस एंड फ्यूचर डेवलपमेंट की जहां तक बात है, तो इंडिया जो है ऑब्वियसली बात है कि क्रैश टेस्टिंग कैपेबिलिटीज को लेकर के इसके ऊपर काम करने की हमको हमेशा से ज़रूरत थी, एंड नॉलेज एक्सपर्टीज जो है वो भी हमको चाहिए टू इम्प्लीमेंट द भारत एनकैप इफेक्टिवली। एंड इफ इन कभी भी जो है हमको लगता है कि किसी तरीके का इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो ऑल दीज थिंग्स इज ऑब्वियसली देयर whenever you develop any kind of app or any program or anything. Okay, so that was related to the text and context. Now the next one is the editorial. एडिटोरियल में पहला है द यूके इंडिया रिलेशनशिप इज अलाइव विद द अपॉर्चुनिटी, सो दिस इज द फर्स्ट वन। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर एन AI, कैन AI बी एथिकल एंड मॉरल, सो दीज आर द वंस विच वी विल बी डूइंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इट इज रिलेटेड टू इंडिया यूके ओनली। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किस हिसाब से किया है, इट इज फैंटास्टिक टू सी इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टेक द ग्लोबल स्टेज एज host of the G20, a vital forum for fostering international cooperation. The United Kingdom has long held the belief in trade as a force for growth and prosperity. It is why we advocate for the free and fair trade at the World Trade Organization, and why we are taking advantage of our newly recovered powers to forge trade details with booming economies such as that of the इंडिया। तो यहाँ पर ये बोल रहे, बहुत ही अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि भैया दिस इज रियली वेरी गुड टू सी कि इंडिया जो है वो इस टाइप का इतना महान, मतलब महान नहीं इन द सेंस, बट इतना रिस्पॉन्सिबल टाइप का काम कर रहा है, और यू कैन से कि वो हेड कर रहा है, होस्ट नहीं हेड,
का यहाँ पे बात नहीं, होस्ट की वर्ड बेसिकली यहाँ पर इन्होंने यूज किया है कि इंडिया इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है, सो दैट मीन्स अ लॉट। एंड इंडिया जो कि वन ऑफ द नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड की ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दैट इज गेटिंग दैट काइंड ऑफ पावर राइट नाउ। एंड हियर इट इज एम्फसाइजिंग ऑन द फ्री एंड फेयर ट्रेड, जो है फ्री और फेयर ट्रेड की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, जो कि बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब बेसिकली यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रहा है, ट्रेड से रिलेटेड, यूके एंड चाइना, यूके एंड इंडिया। इंडियन मिडिल क्लास जो है वो अभी एक्सपैंड कर रही है हर एक सेंस में, एंड इट प्रेजेंट्स अ सब्सटैंशियल मार्केट फॉर द यूके बिजनेसेस। तो मिडिल क्लास जो है वो हमेशा ही टारगेट रहती है, ये उभर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और भी ज़्यादा अपनी अच्छी लाइफ चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यूके बिजनेस जो है वो अपना एक सब्सटेंशियल मार्केट देखती है इंडिया में, एंड स्पेसिफिकली इंडियन जो मिडिल क्लास है उनमें। यूके एंड इंडिया शेयर अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रिलेशनशिप, एंड ये जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है ये कितने की है, 36 बिलियन यूरोस की, जो कि 2022 की है। 2022 में हमने जो है इतना वर्थ का ट्रेड किया था। India remains the UK's second largest source for investment projects, creating the thousands of jobs. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन, मतलब ये दोनों के लिए जो है एक फायदेमंद वाली चीज रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टू वे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, टू वे ट्रेड मतलब आदान प्रदान दोनों तरफ से हो रहा है, तो यूके इज द 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर। इंडिया में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, $34 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसमें, एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, बिटवीन 2000 एंड 2023। तो 2000 से लेके 2023 यानी ये 23 इयर्स में इंडिया में $34 बिलियन का जो है वो इन्वेस्टमेंट हुआ है एफडीआई के थ्रू। एंड जो यूके कंपनीज हैं दे कीप ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंडियाज इकोनॉमी विथ अराउंड $50 बिलियन इन कंबाइंड टर्नओवर and employing over 4,66,000 people. Okay, so this is what is the, you can see the significance of our relationship with each other. एम्बिशियस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो हर कोई देश चाहता है कि हमारा जो अगर ट्रेड हो एक दूसरे के साथ में तो वो फ्री हो जाए, कोई टैक्स नहीं लगे, ताकि अपने को फायदा हो जो ट्रेड करेगा वहां से, ठीक है। तो यूके जो है वो फिलहाल यहाँ पर बायलेटरल ट्रेड रिलेशनशिप इंडिया के साथ सेटअप करने के लिए बोल रहा है, एंड स्पेसिफिकली एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर इनका ज्यादा फोकस है। नेगोशिएशंस आर ऑनगोइंग कवरिंग एरियाज लाइक दैट ऑफ द गुड्स, सर्विसेज and investment with the intention to create a fair and beneficial deal for both the sides over here. ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि दोनों ही तरफ से बेनिफिशियल हो दोनों के लिए, प्लस फेयर भी हो, बट यहाँ पर अपने लिए क्या कह रहा है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए भाई, ठीक है। तो इनका ये पॉइंट है और इनका फोकस क्या है, ऑब्वियसली बात है मिडिल क्लास, अस, वी द पीपल ऑफ इंडिया। डाइवर्स पार्टनरशिप एंड कल्चरल टाइज की, अब कल्चरल टाइज की क्या ही बात करें, वहां का प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद ही इंडियन ही है, खैर। तो यहाँ पर यूके एंड इंडियाज पार्टनरशिप एक्सटेंड्स बियॉन्ड ट्रेड टू दैट ऑफ द कल्चर, एंड यहाँ पे सिर्फ ट्रेड ही नहीं हो रहा है, हम किस चीज में शेयरिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप जो है वो कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड दैट ऑफ द टूरिज्म, दोनों ही तरफ से हो रहा है। इंडिया से तो बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पर। एंड ये जो इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात करें, डायस्पोरा मतलब इंडियन लोग जो वहां पे रह रहे हैं यूके में, काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे। सो वी शेयर इंटरेस्ट बॉलीवुड में, विच इज दी सॉफ्ट पावर ओवर हियर, and it contributes to the living bridge between the nations, because जहां तक डायस्पोरा की बात करें तो जो इंडियन डायस्पोरा है तो दोज आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर। तो हमारे एक्चुअल में अपने जो मतलब ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन देशों में, चाहे कहीं पे भी इस दुनिया में रह रहे हो। सो वट एवर हाउएवर दे एक्ट, रिएक्ट, टॉक,
जिस भी तरीके से ये बोलते हैं, बात करते हैं, मतलब बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, तो उन सारी चीज़ों से जो है वो इंडिया को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, तो लोग जो है उनको देख करके दे ऑब्वियसली बात है कि एक परसेप्शन बन जाएगा कि इंडियन लोग आर रियली वेरी इंटेलिजेंट, राइट। सो दिस इज एक्चुअली हैपेंस, है ना। अब परसेप्शन की ही जब बात हो रही है तो परसेप्शन की बात करें तो जैसे बिहारीज हैं, ठीक है, तो बिहारी लोग जो हैं उनके साथ परसेप्शन क्या सेट हो जाता है कि कुछ लोगों को देख लिया तो पीपल आर लाइक सारे बिहारी आर लाइक दैट ओनली, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वही मेरे कहने का वही मतलब होता है, 10% ही सही यहां से निकल करके अगर बाहर कोई जाता है तो वही 10% के ऊपर जो है वो परसेप्शन बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगी इंडिया की। सो डायस्पोरा मैटर्स अ लॉट, और वो अपने साथ जब भी कोई कहीं पे भी जाता है तो वो अपने साथ अपना कल्चर लेके जाता है, अपना रिलीजन लेके जाता है, अपना खाना लेके जाता है, अपने कपड़े जो पहनने के तरीके हैं वो लेकर के जाता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स leave some kind of impression on the mind of the people. So यहाँ पर जो है वो इंडियन डायस्पोरा बहुत मैटर करता है, एंड ये लोग जो है अपना एक ब्रिज के तौर पे, जो लिविंग ब्रिज, इंसान है, जीवित है ना, हाँ, तो एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं इंडिया एंड यूके के बीच में। अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी कैंपेन, अभी जो यूके है उसने रिसेंटली 1.5 मिलियन यूरोज की मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करी थी, Alive with opportunity to highlight the bond between the two countries. कौन सी two countries? इंडिया एंड चाइना के बीच में, सॉरी, इंडिया एंड यूके के बीच में। चाइना कुछ ज्यादा ही चल रहा है मेरे दिमाग में, उफ, खैर, तो इंडिया एंड यूके के बीच में जो है यहाँ पर जो मार्केटिंग कैंपेन के तौर पे यहाँ पर इन्होंने इस चीज को स्टार्ट करी थी, अलाइव विद द अपॉर्चुनिटी। ओके, तो इस कैंपेन का नाम जो है वो ध्यान में रखिएगा। कैन एआई बी एथिकल एंड मॉरल, ये एक अब यहाँ पे आर्टिकल आ गया। Increasingly, machines and artificial intelligence are assisting humans in decision making, particularly in the governance. अभी जो है इनका स्टार्टिंग किस तरीके से हुआ है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन्स है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, एंड स्पेसिफिकली किस में, तो गवर्नेंस में बहुत हेल्प कर रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि एआई regulations को introduce कर रही है, that how it should be used and how not, if you are doing this, what kind of punishment, what not, these kind of things they are introducing. Government agencies and policy makers are leveraging AI powered tools to analyze complex patterns. अब जो government agencies हैं या फिर जो policy makers हैं, तो जो complex patterns हैं उसमें उसको एनालाइज करने के लिए एआई पावर्ड जो टूल्स हैं उसको यूज कर रही हैं। फोरकास्ट, फ्यूचर सिनेरियोज को फोरकास्ट करने के लिए एआई टूल्स का यूज कर रही हैं। एंड कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, देन ओनली दे विल बी गिविंग यू एनी काइंड ऑफ थिंग। अब रिकमेंडेशंस हो, सजेशंस हो, कुछ भी हो, तो वो चीज करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। सो वट एवर इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर थिंग यू विल बी आस्किंग, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू, राइट। सो अपना टास्क जो है वो काफी कम हो जाता है। सो दिस इज हाउ ही हैज एक्चुअली स्टार्टेड दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, आदित्य सिन्हा। सो यहाँ पर जो है एथिकल चैलेंजेस की अगर हम बात करें एआई डिसीजन मेकिंग में, तो इमैनुअल कांट्स ethical philosophy, it actually highlights the autonomy, rationality and the moral duty. इमैनुअल कांत, जो कि आप लोगों की, अगर आप लोग में से किसी का भी अगर फिलॉसफी ऑप्शनल होगा तो उन्होंने पढ़ा होगा, इनकी जो फिलॉसफी है एथिक्स को लेकर के, तो ये ऑटोनॉमी, रैशनैलिटी एंड मॉरल ड्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। अगर ये जो कांतियन एथिक्स है उसी चीज को हम एआई पर भी अगर लागू करें, तो इन गवर्नेंस इट एक्चुअली रेजेस कंसर्न्स अबाउट द delegating decisions to algorithms, potentially undermining
मॉरल रीजनिंग ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर किस पॉइंट को बोल रहे हैं, जो डिसीजंस डेलीगेट कर रहे हैं टू द एल्गोरिदम्स एंड पोटेंशियली अंडरमाइनिंग द मॉरल रीजंस, बिकॉज जो देखिए ह्यूमन जो है बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर के दे डिसाइड ऑन, दे कम टू कंक्लूजन, कोई डिसीजन लेते हैं, लेकिन एआई किस हिसाब से काम करता है, वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग उसके बेसिस पे जो है आपको क्या मिलता है, आपको फीडबैक मिल जाएगा, जो भी चीज आपको चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है, रिकमेंडेशंस मिल जाएगा। बट यहाँ पर क्या चीज मिसिंग हो जाएगी, मॉरल रीजनिंग नहीं रहेगी यहाँ पर। ओके, आइजैक एसिमोव्स 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स, आइजैक का जो 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स है, इसमें इट एक्चुअली एग्जाम्प्लीफाई द चैलेंजेस इन कोडिफाइंग एथिक्स इनटू द रूल्स फॉर द एआई। अगर एआई के जो हम लोग यहाँ पे कोडिफाई करने की बात करें, किस चीज को, एथिक्स की कोडिफाई करने की बात करें, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज की है यहाँ पर अगर पॉइंट into the ethics into AI. Ethical programming in machines and AI is intricate, involving human moral complexity and the algorithmic translation also. अगर हम एथिकल प्रोग्रामिंग करें मशीन्स में, एआई में, तो यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ह्यूमन की अपनी खुद की जो मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी है, प्लस उस चीज को अगर हमको एल्गोरिदम में ट्रांसलेट करना हो, वो एक बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट करता है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग एथिकल बिहेवियर इज मोर डिफिकल्ट, एथिकल बिहेवियर को प्रोग्राम करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लाइक दैट ऑफ प्लेइंग चेस ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एथिक्स। एथिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये बहुत अच्छा आर्टिकल है आपके मेंस के लिए, ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है यहाँ पर, राइट, ऐसे अच्छा खासा आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो है चेस जिस हिसाब से बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे ही यहाँ पर प्रोग्रामिंग जो है एथिकल चीज़ों को लेकर के अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पर जेम्स मूरे सजेस्ट दैट एथिक्स ऑपरेट्स इन अ कॉम्प्लेक्स डोमेन विथ इल डिफाइंड लीगल मूव्स ओवर हियर। जेम्स मूरे कहते हैं कि एथिक्स जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनारियोज आ जाते हैं जहां पर कि आपका डिसीजन क्या होगा, कैसा होगा, वो बहुत, जैसे कि प्रिंसिपल के बेसिस पे ही अगर मैं एक कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों के सामने रखूं, अगर एक कॉम्प्लेक्सिटी ही मैं आपके सामने रखूं, तो वो देखिए कि एक लेडी है, शी इज अगेंस्ट अबॉर्शन, राइट, शी इज हैविंग 3 चिल्ड्रन। एक लेडी है, उसके 3 बच्चे हैं, वो अबॉर्शन के एकदम खिलाफ है, उसके ये प्रिंसिपल है दैट ह्यूमन मतलब लाइफ जो है वो नहीं फिनिश करना चाहिए, आपका कोई हक नहीं बनता है किसी को मारना, ठीक है। जब बिकॉज व्हेन समवन इज प्रेग्नेंट, तो वो जो प्रेगनेंसी में जो भी है उसके गर्भ में, उसके वूम्ब में, तो वो एक जीवित चीज है, तो उस जीवित चीज को मारना हुआ अगर आप जो है अबॉर्ट करते हो तो। ओके, अब यहाँ पे इसके प्रिंसिपल्स हैं, उसी चीज को लेकर कि ये प्रोटेस्ट भी कर रही है, बहुत सारे एक्शंस ले रही है, बट एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पर कि शी इज प्रेग्नेंट एंड उस प्रेगनेंसी का ये कंक्लूजन है कि वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें कि उनकी जान जा सकती है अगर उन्होंने इस बच्चे को जो है जन्म दिया तो। इफ दैट चाइल्ड इज बोर्न, देन वो ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ मेडिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से शी माइट डाई। 2 थिंग्स आर ओवर हियर। इफ शी चोज टू अबॉर्ट, देन अगर वो अबॉर्ट करने का सोचती है तो पूरी जिंदगी जो प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने जिया है, तो उस प्रिंसिपल का क्या, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ शी चूज नॉट टू अबॉर्ट, अगर वो अबॉर्शन कराने का नहीं बोलती हैं, तो उस केस में क्या है, शी विल डाई। तो उनके जो 3 बच्चे हैं उनका क्या। तो यहां पे कितना बड़ा डिलेमा है,
यू कैन सी, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, एंड ये तो मैंने फिर भी, ये थोड़ी सिंपल सी ही चीज है, लेकिन और भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। उन सारी चीजों को आपको लेकर के मशीन्स को ट्रेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। मशीन्स जो है वो एथिकल एजेंट्स हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल मॉरल एजेंट्स भी हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस टू सम एक्सटेंट। मशीन जो इंसान को इमिटेट कर सकता है लेकिन कंप्लीटली कभी नहीं कर सकता है रिप्लेस। मूरे's क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स एथिकल इम्पैक्ट एजेंट्स, implicit ethical agents, explicit ethical agents and full ethical agents based on their ethical capabilities. Ethical capabilities के बेसिस पर ये जो है इस हिसाब से agents basically इन्होंने divide करके रखे हुए हैं। Challenges in creating artificial moral agents, क्या है challenges? तो सबसे पहले जो complexity आ जाती है वो क्या है? A paper in science and engineering ethics ये indicate करता है that AI is far from replacing the human judgment. Human judgment को replace करने में अभी AI को बहुत time लगेगा. It is quite far in complex or unpredictable ethical scenarios. Bounded if framed to detach ethical principles from actions. Human patterns of moral disengagement could translate into the machine bounded ethicality. Okay. These are the kind of challenges. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ह्यूमन पैटर्न्स जो हैं वो इससे एथिक्स वाली चीज़ों को लेकर के दैट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट इनटू दिस एथिकलिटी, एंड उसको मशीन को सिखाना अभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। अकाउंटेबिलिटी एंड लाइबिलिटी की बात करें, अगर एआई डिसीजन, देखिए आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, बट एआई का डिसीजन, अभी एआई का डिसीजन रहेगा तो अकाउंटेबल कौन होगा? तो एज गवर्नमेंट delegates decisions to machines, questions of responsible arise for the immoral or unethical outcomes. अगर गवर्नमेंट जो है वो डिपेंड कर जाती है मशीन्स के ऊपर एथिकल चीजों को लेकर के, अगर कोई इमोरल आउटकम होता है या फिर अनएथिकल आउटकम होता है तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? अब यहाँ पर जो है एआई सिस्टम को पनिश करना, इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक, लैकिंग इमोशंस और दैट ऑफ द गिल्ट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ थिंग। उसको बोलेंगे भाई तूने गलत किया है, तो मशीन इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। वो क्या करेगा? रोएगा? क्या करेगा? व्हाट? नथिंग। गिल्ट वाली भावना भी नहीं है उसमें। अब डिटरमिनिंग अकाउंटेबिलिटी बिटवीन एआई डेवलपर्स एंड ऑफिशियल्स, relying on AI's data presents challenges over here, कि अब जो है आप डेवलपर्स जो है AI के उसके ऊपर आप उंगली उठाएंगे या फिर जो ऑफिशियल्स है उनके ऊपर। ऑफिशियल्स जो है जो डेटा प्रोवाइड करे हैं उसके बेसिस पे बोला जा सकता है कि इसने अपने सोल्यूशन दिए, जो भी इसने रिकमेंडेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट। व्हाट इफ ऑफिशियल सेज कि अरे इसमें ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, इसमें दिक्कत था, तो डेवलपर्स का है ये दिक्कत। ओके तो अकाउंटेबिलिटी यहां पर किसकी सेट हो गई? दिस इज रियली वेरी गुड वन। ओके अब प्रोसीडिंग कॉशियसली विद द एआई एथिक्स, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क एंड एथिक्स को लेकर के अभी एआई के ऊपर डिपेंड करना इज वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ स्टफ। खैर दैट वाज रियली वेरी गुड आर्टिकल। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द इसरो। इसरो के अपकमिंग मिशंस कौन से हैं, इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं चंद्रयान 3 के बाद? तो इसके बाद कौन सा है? आदित्य L1 स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ये है। देन एक्सपोसैट दिस पोलरीमेट्री मिशन इज देयर। इसरो इसके साथ साथ प्लान कर रहा है इनसैट 3Ds जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और एक टेस्ट व्हीकल एंड टेस्ट व्हीकल फॉर द वैलिडेशन ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम फॉर द गगनयान। गगनयान जो है यहां से अगर कोई दिक्कत होती है तो किस तरीके से क्रू जो है वहां से एस्केप कर सके। इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ह्यूमंस को जो है स्पेस में लेकर के जाना है, कहीं पे भी लैंड कराना है, कुछ भी है। तो ये कुछ जो है वो बेसिकली यहाँ पर आगे हमारे होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट मिशंस हैं जो कि इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमने सोचे हैं, ठीक है। तो
आदित्य L1 की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होगी जो कि किसको स्टडी करेगा, सन को। तो आदित्य से ही, आदित्य जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है, इट इज द सिनोनिम ऑफ द सन इन दी हिंदी, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। एंड इज लाइकली टू बी लॉन्च इन द फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर में लॉन्च होने का है इसको। इसका एम क्या है, क्रूशियल इंसाइट्स इनटू दी सोलर एक्टिविटीज एंड दी फिनोमिना, कि जो सोलर एक्टिविटीज है उसके या फिर कोई भी फिनोमिनाज हैं उसको स्टडी करना, बेसिकली यहाँ पर ये एम है। इसके अलावा जो इसरो है वो इनसैट 3D अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है उसके ऊपर काम कर रहा है। गगनयान से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि क्या चीज है, एंड इट इज ऑल्सो इन द पाइपलाइन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। निसार जो है ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, निसार नासा और इसरो के बीच में। ये भी कुछ जो है इम्पॉर्टेंट मिशंस हैं जो कि हाल फिलहाल में देखने को मिल सकते हैं कुछ सालों में। निसार मिशन की अगर हम बात करें तो ये एक लो और अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है, एंड दिस विल कैरी डुअल बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार and it will use the sweep SAR technique to cover the large swaths with the high resolution over here. It will provide crucial insights into various aspects of the Earth's systems and as well as that of the changes also, कि Earth के system से related यहाँ पे information provide करेगा। कुछ changes अगर ये notice करता है तो that can also be done, या फिर पैटर्न जो है वो हमको देगा, उसके अकॉर्डिंग जो है we will be finding out if there is any kind of that thing। गगनयान प्रोजेक्ट यहाँ पर है ही है। गगनयान का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शोकेस इसरोस कैपेबिलिटी टू सेंड ह्यूमंस टू लो अर्थ ऑर्बिट यूजिंग द ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के द्वारा जो है इंडिया ये इसरो की कैपेबिलिटी को शो करने का कि हम जो है ह्यूमंस को भी लो अर्थ ऑर्बिट में सेंड कर सकते हैं। Okay, so this is what the Gaganyan's approach is. I guess I must make one video on the Gaganyaan, है ना, सेपरेट वीडियो बनाए, क्या कहती जनता बताइए। चलिए, so these are the things related to today's news and editorial analysis. I hope you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night.